हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज है हमारी द वोकैब स्पेयर सीरीज का डे 9। हम बुक कंप्लीट कर रहे हैं 90 डे वोकैब प्लानर माई पाठशाला की बुक। यदि आपने अभी इससे पहले जो हमारे 9 लेक्चर से पहले 8 लेक्चर कंप्लीट हुए हैं उनको नहीं देखा है तो पहले वो देख कर आइए, इसके बाद 9th वाला लेक्चर स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट करते हैं नाउ। वोकैब इज इन द एयर विथ आवर सीरीज वोकैब स्फीयर where words will flow and learning will glow. My name is Rohit Chadar, SSC CHSL 2024 में AIR1 and now selected as GST Inspector in CGL exam. स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है 20। फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। टू फीड समवन टू फुलनेस और इन एक्सेस। तो मतलब किसी चीज की जब अधिकता हो, मतलब एक सफिशियंट होता है। सफिशियंट मीन्स होता है पर्याप्त, मतलब कुछ चीज़ है इतनी ज़रूरत है, जब वह इस ज़रूरत से ऊपर हो जाए यानी कि ज़रूरत से अधिक हो जाए तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सफिशियंट। यानी कि एक टाइप से देखें तो एक आपने सुना होगा सरप्लस। जब कोई चीज़ सरप्लस अमाउंट में हो जाए तो उसको बोलते हैं सरफिट। ओके, याद रहेगा, सरप्लस सरफिट। ओके, सफिशियंट से ज़्यादा तो सरफिट। ओके। सेकेंड इज अ सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विथ अ डोम। डोम मीन्स होता है ए वाला शेप। कोई बिल्डिंग इस शेप की है, जैसे आप लोगों ने देखी हो विदेश में रहती हैं और जो स्तूप वगैरह रहते हैं ऐसा। तो कोई बिल्डिंग इस शेप की है तो उसको बोलेंगे रोटंडा। ROTUNDA। ये SSC में पूछा गया है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। ROTUNDA रोटंडा यानी कि अ सर्कुलर बिल्डिंग और हॉल विथ अ डोम। ये डोम से बोलते हैं इसको, यानी कि गुंबद आकार। जैसे ताजमहल वगैरह के ऊपर नहीं गुंबद बनी रहती है, जैसे ये ताजमहल है, बट ये ताजमहल इसमें नहीं आएगा क्योंकि ये सर्कुलर बिल्डिंग नहीं है। जब कोई बिल्डिंग भी सर्कुलर हो एंड उसमें डोम हो तो उसको बोलेंगे रोटंडा यानी कि गोलाकार भवन। ओके, सो रोटंडा यानी कि गोलाकार भवन एंड सरफिट यानी कि सरप्लस यानी कि जरूरत से अधिक। ओके। नंबर 3 इज एक्सट्रीमली लार्ज और इम्प्रेसिव इन साइज और अपीयरेंस। यानी कि साइज में जो बहुत बड़ा हो, एक ट्रीमेंडस साइज का। उसके लिए वर्ड यूज करेंगे स्टूपेंडस। मतलब इसको हाँ ट्रीमेंडस से भी इसको लिंक कर सकते हैं। ट्रीमेंडस, ट्रीमेंडस, स्टूपेंडस। स्टूपेंडस यानी कि एक टाइप से आप उसको देखकर स्तब्ध रह जाओ, मतलब अति विशाल, बहुत ज़्यादा ही विशाल है। तो मतलब एक टाइप से आप भौचक्के टाइप रह जाओ देख के कि इतना बड़ा, जैसे कि आप ताजमहल को एकदम पास से देखो, या मतलब बहुत बड़ा कोई जैसे पिरामिड है तो वो उसको बोलेंगे इट इज ऑफ स्टूपेंडस साइज। यानी कि उसको देख के कोई भी इंसान एकदम भौचक्का रह जाएगा, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ही विशाल है। जैसे कि चाइना की दीवार, तो ये सब आप देख सकते हैं कि वो स्टूपेंडस साइज के हैं, यानी कि अति विशाल, एक्सट्रीमली लार्ज और इम्प्रेसिव इन साइज और अपीयरेंस। अपीयरेंस तो इसमें स्टूपेंडस मतलब कोई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो उसके लिए भी वाइड यूज करते हैं व्हाट आर स्टूपेंडस लुक, यानी कि बहुत बिल्कुल इतने सुंदर दिख रहे हैं कि मतलब बिल्कुल लोग देखकर भौचक्के रह जाएं। तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे अपीयरेंस के लिए स्टूपेंडस लुक। ओके, सो उम्मीद है याद होगा स्टूपेंडस। नंबर 4 इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ चेंज। तो ये तो फ्लक्स आपने सुना होगा, ये फ्लक्स का यूज होता है फ्लो के लिए। जैसे कि फिजिक्स वगैरह में आपने पढ़ा हो तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इसके साथ ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी होता है। तो इसका मतलब होता है, मतलब जब वो लाइंस वगैरह नहीं रहती, मैग्नेटिक लाइंस ऐसी टाइप की रहती हैं, ये कोई मैग्नेट है तो उसके ऐसी ऐसी जो लाइंस रहती हैं, तो एक एरिया लेते हैं तो उससे कितनी लाइन पास होती हैं उसको बोलते हैं फ्लक्स। यानी और वाटर में भी रहता है, आप लोगों ने पढ़ी हो अगर, तो मतलब जो एक क्रॉस सेक्शन एरिया को वाटर क्रॉस करता है उसको बोलते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स मतलब कोई प्रवाह या फ्लो से रिलेटेड है तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे फ्लक्स। ओके, फ्लक्स एंड स्टूपेंडस। ओके, सो नंबर फिफ्थ इज एन इनवॉलंटरी एक्शन इन रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस।
आप इसको एग्जाम्पल देके बताता हूँ। जैसे कोई तवा है एंड ये चूल्हे वगैरह पे चढ़ा हुआ है, इधर आग ही जल रही है, ठीक है। यदि आपने इसको गलती से टच कर लिया अपने हैंड से, ठीक है, तो आपका हाथ आपको सोचने मतलब आपको माइंड सोचेगा नहीं, उससे पहले ये आपका हाथ ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो इस एक्शन को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे क्रिकेट वगैरह में नहीं होते, कोई प्लेयर है वो मतलब बॉल किसी बैट्समैन ने शॉट मारा, इधर बैट्समैन है एंड इसने शॉट मारा और अचानक से इधर मतलब बहुत पास फील्डर लगा है और उसने तुरंत कैच कर लिया, मतलब वो तुरंत उसका हाथ उस जगह चला गया है जहाँ पर बॉल गई थी। तो उसको बोलते हैं कि इस प्लेयर की रिफ्लेक्स एक्शन बहुत अच्छे हैं, यानी कि आप लोग समझिए मतलब कि ये चीज़ों को ऑटोमेटिक सोचने से पहले ही वो एक्शन परफॉर्म हो जाते हैं, ऐसे को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि अनैच्छिक क्रियाएं जो अपनी इच्छा से नहीं होती। जैसे कुछ आंख में जाने वाला है तो ऑटोमेटिक आपकी आई क्लोज हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। इसको एक और वर्ड यूज कर सकते हैं इनवॉलंटरी भी, जैसे अपनी इनवॉलंटरी मसल होती हैं वॉलंटरी मसल्स, तो इनवॉलंटरी एक्शंस उनको बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन, ओके, या फिर रिफ्लेक्स सिंपल वर्ड। नंबर 6 इज, एंड आपको बताना है कि रिफ्लेक्स एक्शन हमारी बॉडी में कौन सा पार्ट या ऑर्गन कंट्रोल करता है, ओके। सो दिस इज योर क्वेश्चन, आंसर करेंगे कमेंट सेक्शन में। नंबर 6 इज टू डिटरमाइन द नेचर और कॉज ऑफ अ डिसीज, यानी कि एक डिसीज के कॉज और उसके नेचर को पता लगाना, इसको बोलते हैं डायग्नोज। डायग्नोज जैसे आपको बताऊं तो डायग्नोसिस सेंटर रहते हैं, जैसे कि जहाँ पे जांच वगैरह होती हैं आपकी डिसीज़ की, जैसे ब्लड वगैरह की जांच होती है एंड बॉडी एक्सरे वगैरह, तो उनको बोलते हैं डायग्नोसिस सेंटर। तो एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं डायग्नोस, यानी कि किसी रोग की उसके कारण की जांच का पता करना, तो उसको बोलेंगे डायग्नोज, यानी कि रोग को पहचानना, ओके। 6 नंबर 7 एज ऑकरिंग और एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, जो रात को एक्टिव रहते हैं, यानी कि रात को पढ़ने वाले राक्षसों जैसे, यानी कि जो क्या बोलते हैं उसको, मुझे वर्ड नहीं आ रहा, आपको आ रहा हो वो वाला, मतलब जो रात भर जागते रहते हैं, खैर वो हटाते हैं। तो नॉक्चुरल बोलते हैं उसको, मतलब जो रिलेटेड टू नाइट हो, यानी कि रात्रि संबंधी, जैसे जो रात को पढ़ते स्टूडेंट उनको से आ नहीं रहा है क्या बोलते, मतलब एक फनी टाइप का वर्ड है, ठीक है। तो मतलब जो नाइट से रिलेटेड हो तो उनको बोलेंगे नॉक्चर्नल। जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे कि आउल वगैरह एंड बिल्लियाँ वगैरह भी, मतलब वो रात को शोर वगैरह करते रहते घूमते फिरते, और रात्रिचर ऐसे ही कुछ बोलते हैं उनको, नहीं आ रहा, ठीक है। नॉक्चर्नल यानी कि रात्रि संबंधी, नॉक्ट से इसको नाइट से लिंक कर सकते हैं, नॉक्ट यानी कि नाइट, ओके, NIGHT नाइट। तो ऑकरिंग और एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, जो नाइट के टाइम एक्टिव रहे उनको बोलेंगे नॉक्चर्नल। एग्जाम्पल के लिए आउल यानी कि उल्लू, रात को आते हैं आधी रात को उल्लू जागे, आगे पीछे पुतनी भागे, एक वो आता था ना स्टार उत्सव पे शायद वो शो आता था, अक्कड़ वक्कड़ बम्बे, वो तो उसमें एक सॉन्ग था सही बोलता था उसके आगे, तो ठीक है। तो वो हुआ नॉक्चर्नल यानी कि नाइट में जागने वाले या नाइट से रिलेटेड, ओके। एंड इट इज अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस, यानी कि एक घटना होनी है, दूसरी घटना, तीसरी घटना, तो एक ऑर्डर में किस क्रम में घटनाएं होनी है उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल। आप लोगों ने सुना होगा उनका डायलॉग अमित शाह का, आप क्रोनोलॉजी को समझने की कोशिश कीजिए, मतलब मीम में डला रहता है तो वो होता है क्रोनोलॉजिकल, यानी कि किस ऑर्डर में जो इवेंट हैं वो हो रही हैं। जैसे कि आप पढ़ते हैं तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड देन हिस्ट्री, इसके बाद मॉडर्न हिस्ट्री नहीं, उसके पहले आती है मिडीवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। तो एक क्रम में जो घटनाएं हो रही हैं उसको बोलते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ओके। एंड क्रोनोलॉजी का मतलब होता है एक घटना क्रम में इवेंट्स का होना। सो क्रोनोलॉजी एक क्रोनो वर्ड होता है, होता है टाइम से रिलेटेड, CHRONO होता है टाइम के लिए यूज, ओके, ठीक है। तो क्रोनोलॉजिकल एंड नॉक्चर्नल यानी कि रिलेटेड टू नाइट, ओके।
नेक्स्ट नंबर 9, तो हमारा ये भी है डे 9, एंड डे 9 का नंबर 9, द साइंस दैट डील्स विद द हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो हेरिडिटी एंड जो अपने अंदर चेंजेज आते हैं यानी कि जीन्स वगैरह में उनकी स्टडी हो तो उसको बोलेंगे जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स किसको बोला जाता है, ये आपको करना है कमेंट, फादर ऑफ जेनेटिक्स। ओके, सो ये बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। इससे पहले अपन समझें कि जेनेटिक्स जो जीन्स से रिलेटेड है वह हुआ जेनेटिक्स यानी कि जीन्स वगैरह, और जो ह्यूमन की हेरिडिटी यानी कि ह्यूमन या फिर अदर क्रिएचर्स हैं उनमें जो चेंज हो रहे हैं उनको बोलते हैं, उनकी स्टडी को करना, तो उसको बोलेंगे जेनेटिक्स यानी कि जीन्स वगैरह में बिहेवियर में जो वेरिएशन आ रहे हैं। जैसे इंसान की पहले पूंछ गायब हुई तो पहले वो 4 पैरों पर चलता था, 2 पर चलना सीखा है, तो इस टाइप से जो चेंज आ रहे हैं उसकी स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स। ओके, नेक्स्ट नंबर 10, टू रन अवे सीक्रेटली विद अ लवर टू गेट मैरिड। अपने प्रेमी के साथ शादी करने के लिए भाग जाना, मूवियों में अक्सर होता है, उसको बोलते हैं ईलोप। तो मतलब ये बाहर निकलना, तो अपन ने पढ़ी हैं कई बार, एग्जिट पढ़ा है, इल्यूड पढ़ा है, और भी कोई वर्ड आ रहे हैं आपको याद ई से। तो इलोप यानी कि होता है प्रेमी के साथ भाग जाना, ठीक है, एंड स्पेशली शादी करने के लिए इसके लिए वर्ड यूज होता है इलोप। ओके, याद रहेगा। सो 10 हुए कंप्लीट, बढ़ते हैं नंबर 11 पे। जेनेटिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, आनुवंशिकी यानी कि जो चेंज हो रहे हैं जीन्स वगैरह में उनकी स्टडी करना, एंड नेक्स्ट बात इलोप यानी कि अपने प्रेमी संग भाग जाना। ओके, एंड इसको थोड़ा याद करें, ई में से होता है, जैसे ये सारे वर्ड ई से स्टार्ट होते हैं तो इनका मतलब होता है एक सेंस में बाहर निकलना होता है किसी चीज़ से। तो ये हुआ मतलब घर से भाग जाना, एंड लोप इसको याद कर सकते हैं लब से, तो लब के लिए भाग जाना तो ई लोप। ओके, तो आगे चली गई यार। नंबर 11, टू अप्लाई प्रेशर एंड किल बाय कंप्रेसिंग द थ्रोट। किसी का गला दबाकर हत्या करना, इसको बोलते हैं स्ट्रैंगुलेट। ओके, ये तो याद हो जाना चाहिए, इसकी कोई ट्रिक तो नहीं बनी मुझसे, आप लोग बना लीजिए। स्ट्रैंगुलेट यानी कि किसी का गला घोट कर हत्या करना। सीआईडी में अक्सर होता हो, मतलब जैसे वो डॉक्टर साड़ू के रहते तो उंगलियों के निशान देख के पता लगाते इसकी गला घोट कर हत्या की गई है या रस्सी से दबाकर। तो इस टाइप के किलिंग यानी कि किसी की हत्या हो रही है तो उसको बोलेंगे स्ट्रैंगुलेट यानी कि गला घोटना। ओके, नंबर 12 इज इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बोलते हैं बैरोमीटर। तो ये तो सब याद होनी चाहिए आपको, बैरोमीटर और भी कई टाइप के मीटर होते हैं जो यूज होते हैं गाय के लिए, मतलब डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए। तो ये होता है बैरोमीटर, जिससे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापा जाता है, यानी कि दबाव को, वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है, उसको बोलते हैं बैरोमीटर। इट इज इम्पोर्टेंट वन, कई एग्जाम्स में पूछा जाता है बैरोमीटर, यानी कि आपके साइंस में भी, जीके में भी पूछा जा सकता है बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट दैट इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, सो इट वाज नंबर 12, एंड बढ़ते हैं 13 पे। टू वॉक विथ लॉन्ग एंड डिसिसिव स्टेप्स, तो बड़े बड़े कदम, एक कदम इधर रखा तो चलना तो इधर था, बट दूसरा कदम इधर, तीसरा कदम इधर, चौथा कदम इधर, तो बड़े बड़े कदम रखना, इसको बोलते हैं स्ट्राइड, या फिर जिसको बोलते हैं लंबे कदम रखना या छलांग लगाना। सो याद रखेंगे, स्ट्राइड यानी कि वॉक विथ लॉन्ग एंड डिसिसिव स्टेप, लंबे लंबे कदम रखना, इसको बोलेंगे स्ट्राइड, छलांग लगाना। वॉक विथ लॉन्ग एंड डिसिसिव स्टेप्स, स्ट्राइड मीन्स एक तो होता है छलांग लगाना, एक मतलब बड़े बड़े कदम नहीं रखते, कभी कभी अपन जैसे कहीं जाना होता है जल्दी में तो इतने बड़े बड़े कदम रख रहे हैं तो उसको बोलेंगे स्ट्राइड। ओके, नेक्स्ट इन नंबर 14, अ पर्सन हु इज एंजॉयिंग अ स्लो रिलैक्स्ड वॉल, तो ये थे बड़े बड़े कदम रखना, एंड कोई पर्सन जो बिल्कुल स्लो मतलब मस्ती में झूम रहा हो उसको लिए बोलेंगे स्ट्रॉलर। स्ट्रॉल होता है स्लो एंड लीजरली वॉक, यानी कि ऐसी वॉक जो मतलब बहुत स्लो हो, मतलब एकदम झूमते हुए चल रहे हैं तो उसको बोलते हैं स्ट्रॉल, एंड ऐसा पर्सन जो स्ट्रॉल कर रहा हो उसको बोलेंगे स्ट्रॉलर, यानी कि घुमक्कड़, मतलब मस्ती में घूमने वाला। ओके, सो इज 14, नंबर 15 इज टू बी चीयरफुल, लिवली एंड फुल ऑफ पर्पज, यानी कि किसी में बहुत ज़्यादा जोश है, मतलब एकदम बहुत जिंदा दिल आदमी है, बहुत ज़्यादा खुशी है,
एकदम मतलब चिल टाइप का। तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं जॉन्टिली, यानी कि ऐसे मतलब जॉन्ट यूज करते हैं। एंड जो इस तरह से रहे, तो इस टाइप के एक्शन को बोलते हैं कि भाई कोई काम मतलब चीयरफुल वे में कर रहा है तो उसको बोलेंगे जॉन्टली कर रहा है, यानी कि जिंदा दिली से। यानी कि मतलब उसको, जैसे मैं कर रहा हूँ तो उसको कोई प्रेशर फील नहीं हो रहा, मुझे मज़ा आता है पढ़ाने में, तो आई एम डूइंग इट जॉन्टली। बट कोई प्रेशर लेके करे तो होते नहीं है कई कि काम प्रेशर के साथ कर रहे हैं, बड़ी मतलब बड़ा बोरिंग फील होता है, बट मुझे नहीं होता। तो मतलब जिसको बोर फील नहीं होता, कुछ करने में बिल्कुल मज़ा आता है, दिल खुश हो जाता है कोई काम करके, तो उसको बोलते हैं जॉन्टली। इसको जॉन्टली इसको याद कर सकते हैं जॉय से, कोई जॉयफुली कर रहा है तो उसको बोलिएंगे कि जॉन्टली भाई कर रहा है काम। ओके, सो इट वाज नंबर 15 एंड नेक्स्ट इज 16, वन हु ऑनेस्टली और हम्बली बेग्स फॉर समथिंग। कल अपन ने पढ़ा था सप्लीकेट, याद हो आपको पिछले लेक्चर में, आप लोग पढ़ते जाइए वरना फिर आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बुकेब क्यों नहीं याद होती। तो आपको रेगुलर रहना है, बुकेब याद करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सप्लीकेट से बना है सप्लीकेंट। सप्लीकेट मैंने बताया था, कोई सप्लाई के लिए गेट पर खड़ा है तो और प्रार्थना कर रहा है, एंड ऐसे पर्सन को बोलेंगे सप्लीकेंट जो किसी के सामने सप्लीकेट यानी कि बैग कर रहा है किसी के लिए हम्बली, बहुत हम्बल वे में। ओके, सो इट वाज नंबर 16 एंड पढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज नंबर 17, दैट इज एक्ट ऑफ टेकिंग वंस ऑन लाइफ डेलिबरेटली, जानबूझकर खुद की हत्या करना, उसको बोलते हैं सुइसाइड। ये तो आपको आता है आराम से, बट इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा। ओके, SUICIDE। ओके, नंबर 18 इज अ वर्ड दैट हैज सेम मीनिंग एज अनदर वर्ड, एक मीनिंग के जैसे दूसरी मीनिंग हो उसको सिनोनिम बोलते हैं। ये तो अपन करते ही हैं हिंदी में पर्यायवाची, तो ये भी याद होगा। 19 इज वन हु इज वेल नोन फॉर बैड डीड्स और कैरेक्टर, जो बुरे कैरेक्टर के लिए प्रसिद्ध हो। एक तो होता है फेमस, तो फेमस है अपने अच्छे कामों के लिए, बट जो अपने बुरे काम के लिए फेमस हो, यानी कि इसको तो बोलते हैं प्रख्यात या विख्यात। तो एंड नोटोरियस, यानी कि जो अपने बुरे कामों के लिए फेमस है, तो उसको बोलते हैं कुख्यात। तो आपको क्या होना है, नोटोरियस होना है या फिर फेमस होना है? ठीक है, कुछ नहीं, आपको होना है फेमस अपने अच्छे कामों के लिए। ओके, नेक्स्ट नंबर 20 इज बिलोंगिंग टू और फाउंड इन ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड, जो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में पाया जाए, यानी कि सभी जगह, यानी कि जो पूरे यूनिवर्स में पाया जाए, तो वो क्या हुआ, यूनिवर्सल। जो यूनिवर्स से रिलेटेड है, यूनिवर्सल सार्वभौमिक। ओके, सो ए हुए 20 कंप्लीट, तो नोटोरियस यानी कि कुख्यात एंड यूनिवर्सल सार्वभौमिक। तो 21 वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुए कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले पे, अगले क्या है, इडियम्स एंड फ्रेजेज। सो नंबर 1 इज एन एक्स टू ग्राइंड, यानी कि इसका मतलब होता है निजी स्वार्थ होना। कोई पर्सन है भाई, कोई काम कर रहा है, बट उस काम करने के पीछे लोगों को लग रहा है कि ये भला काम कर रहा है, बट उस काम को करने के पीछे इस पर्सन का कोई पर्सनल स्वार्थ है, तो उसको बोलेंगे कि ही हैज एन एक्स टू ग्राइंड फॉर दिस वर्क, यानी कि या मतलब इस काम को करने के पीछे इसका निजी स्वार्थ है, जिसको हिंदी में बोलते हैं निजी स्वार्थ होना, यानी कि एक टाइप से बोलते हैं अपना उल्लू सीधा करना। कोई काम करके कोई पर्सन अपना उल्लू सीधा कर रहा है, यानी कि खुद का स्वार्थ निकाल रहा है, उसके लिए यूज करेंगे एन एक्स टू ग्राइंड। एग्जाम्पल देखें, एनवायरमेंटलिस्ट हैव नो पॉलिटिकल एक्स टू ग्राइंड, दे जस्ट वांट टू सेव द प्लानेट। तो जो एनवायरमेंटलिस्ट होते हैं, जो पर्यावरणविद, जो पर्यावरण का ध्यान रखते हैं, उनका कोई राजनीतिक मतलब कोई स्वार्थ नहीं होता खुद का, वे केवल पृथ्वी को बचाना, इस प्लेनेट को बचाना चाहते हैं। तो मतलब जब वो काम करते हैं कोई भी काम, तो उसके पीछे उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं छिपा होता है, यानी कि दे डोंट हैव एनी एक्स टू ग्राइंड बिहाइंड दैट वर्क, इस टाइप से बोलें कि यानी कि उनका कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है। दे आर जस्ट सेविंग द प्लानेट, भाई सिर्फ प्लानेट को बचा रहे हैं। ओके, तो एन एक्स टू ग्राइंड यानी कि निजी स्वार्थ होना। नंबर 2 इज टू बिलो वंस ऑन ट्रम्पेट, इसका मतलब होता है अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना। मतलब कोई किसी ने कुछ अचीव कर लिया तो वह सिर्फ अपनी सेख ही बगाड़ता रहे कि ये मैंने अचीव कर लिया है, एंड सिर्फ अपने गुणगान करता रहे, उसको बोलते हैं कि भाई अपने मुँह मियाँ मिट्टू बन रहा है। ही इज ब्लोइंग हिज ऑन ट्रम्पेट, यानी कि एग्जाम्पल देखें, आई हेट पीपल हु आर ऑलवेज ब्लोइंग देयर ऑन
टम्पेट, मैं ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ जो सिर्फ अपनी सेखी बगाड़ते रहते हैं, अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनते रहते हैं। ओके, सो सेकेंड, टू ब्लो वंस ऑन टम्पेट, अपने मुँह मियाँ मिट्टू बनना। एंड फर्स्ट एन एक्स टू ग्रांट, यानी कि अपना निजी स्वार्थ रखना किसी काम को करने के पीछे। बढ़ते हैं नंबर थर्ड पे, स्टैंड ऑफिस, व्यवहार में रूखा होना। स्टैंड तो मतलब होगा खड़ा होना, एंड ऑफ इस, ऑफ मीन्स होता है दूर किसी चीज़ से, यानी कि ऑफ का मतलब इस सेंस में होता है कि कोई चीज़ ऑफ है यानी कि दूर जा रही है, तो दूर के मतलब कोई चीज़ सेपरेट हो रही है, तो सेंस में ऑफ का यूज अलग होता है। जैसे कोई पर्सन है स्टैंड ऑफ, यानी कि दूर है सबसे, तो मतलब वो उसका व्यवहार ऐसा होगा कि मतलब किसी से घुल मिल नहीं पाता। स्टैंड ऑफ यानी कि दूर खड़ा है सबसे। स्टैंड ऑफिस यानी कि उसका व्यवहार है भाई रूखा है। इनडिफरेंट और अनफ्रेंडली इन मैनर, मतलब जो लोगों से मित्रता नहीं बना पाता, इनडिफरेंट है, एंड अनफ्रेंडली है नेचर में। एग्जाम्पल, मिसेज मोनी लुक्ड अनकॉर्डियल एंड स्टैंड ऑफिस, तो मतलब वो ऐसी दिख रही हैं कि अनकॉर्डियल हैं, यानी कि उनसे मतलब वो उनको ऐसा पसंद नहीं कि दूसरों के साथ मिलें जुलें। मतलब कॉर्डियल का मतलब होता है एक टाइप से समन्वय टाइप का, मतलब मिलना अच्छे खुश दिल होकर। जैसे आपके लिए कॉर्डियली यू आर कॉर्डियली इनवाइटेड इन आवर मीटिंग, तो आपको मतलब प्रेम से हमारे इधर आमंत्रित किया जाता है, तो इस टाइप से कॉर्डियल का यूज होता है। एंड स्टैंड ऑफिस है यानी कि व्यवहार में रूखा है, यानी कि उससे किसी की बनती नहीं है। ओके, सो दिस इज मीनिंग ऑफ स्टैंड ऑफिस, यानी कि व्यवहार में रुष्ट टाइप का, रुष्ट। ओके, नंबर फोर्थ इज सोइंग वाइल्ड ओट्स। वाइल्ड ओट्स यानी कि वाइल्ड टाइप के काम करना। वाइल्ड ओट्स उसको बोलते हैं अय्याशी करना। होते नहीं है कुछ लड़के वगैरह जा रहे हैं मस्त पब वगैरह में डांस कर रहे हैं, एंड दिस टाइप का होता है। ही सोप्ड ऑल हिज वाइल्ड ओट्स बिफोर ही गेट मैरिड, यानी कि उससे पहले उसकी शादी होती, तो उससे पहले ही उसने अय्याशी करना शुरू कर दिया, यानी कि वो बार वगैरह जा रहे हैं, डांस कर रहे हैं, तो फालतू के पैसे लुटा रहे हैं, इस टाइप से। बाकी आप समझदार हैं। तो सोइंग वाइल्ड ओट्स यानी कि अय्याशी करना। ओके, स्टैंड ऑफिस यानी कि जो व्यवहार में रूखा है, एंड सोइंग वाइल्ड ओट्स यानी कि अय्याशी करना। सो दिस वाज नंबर फोर्थ। एंड नंबर फिफ्थ इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। आसमान से एक कोई बोल्ट गिरा, तो एक कैसी घटना हो गई, अचानक से आपके सिर पे गिरा एक बोल्ट, और ब्लू में से इधर स्काई के लिए यूज किया गया है, तो एक टाइप से आकस्मिक घटना हो गई, यानी कि जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं है। तो ऐसी इवेंट्स के लिए बोलते हैं अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, समथिंग अनएक्सपेक्टेड और अनप्लीजेंट जब हुए तो उसको बोलेंगे इट इज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। हिज सडन डेथ केम एज अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, उसकी जो डेथ हो गई तो एकदम से इस टाइप का था जैसे कि अ बोल्ट फ्रॉम द ब्लू हो जैसे। ओके, यानी कि एक टाइप से आकस्मिक घटना जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। ओके, नंबर 6 इज पीचेज एंड क्रीम। इसका मतलब होता है ऑफ द बेस्ट क्वालिटी, यानी कि स्वास्थ्य एंड दाग रहित। ओके, समझ रहे होंगे। गोइंग वेल, कंफर्टेबल, विदाउट ब्लेमिसेस। ब्लेमिस का मतलब होता है दाग। सो पीचेज एंड क्रीम मतलब जो बहुत अच्छी क्वालिटी का है उसके लिए यूज करेंगे ए ईडियम, पीचेज एंड क्रीम। क्रीम मतलब जो मिल्क का बेस्ट पार्ट होता है वो क्रीम होती है। सो इस टाइप से इसका मीनिंग होता है यू डोंट गेट एनी बेटर इफ एवरीथिंग इज जस्ट पीचेज एंड क्रीम। तो यदि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है तो आप खुद को बेहतर नहीं कर पाएंगे। जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे, आप फेस नहीं करेंगे प्रॉब्लम्स को, आप खुद को बेहतर नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप आपके आसपास सब कुछ चल रहा है, अच्छा चल रहा है माहौल वगैरह, इफ एवरीथिंग इज जस्ट पीचेज एंड क्रीम यू डोंट गेट बेटर, आप खुद को और अच्छा नहीं कर सकते। जब तक आप स्ट्रगल फेस नहीं करेंगे, प्रॉब्लम्स फेस नहीं करेंगे, तब तक आपकी पर्सनालिटी में निखार नहीं आएगा। नंबर 7 इज ऑफ नो अवेल, जो किसी काम का नहीं, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑफ नो अवेल, जो व्यर्थ है, यूजलेस है, विदाउट रिजल्ट। वी ट्राई टू कीप हिम अलाइव बट टू नो अवेल, हमने उसको जिंदा रखने की कोशिश की बट सब कुछ व्यर्थ गया। ये मतलब किसी डॉक्टर के शब्द हो सकते हैं।
नेक्स्ट इज नंबर 8, ऑन द वर्ज ऑफ, किसी कगार पर होना, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं। वर्ज मीन्स होता है सीमा, कगार, ठीक है। एग्जाम्पल देखें, ऑन द ब्रिंक ऑफ समथिंग, तो इसका मीनिंग लिखा है किसी की ब्रिंक मीन्स भी होता है सीमा पे होना, यानी कि इस पार या उस पार, तो उधर खड़े होना, बिल्कुल इधर से मतलब उस साइड गए तो सब कुछ पार है, एंड इस साइड रहे तो प्रॉब्लम में है, तो ऑन द वर्ज ऑफ ऐसे बीच में होना। वी वर ऑन द वर्ज ऑफ डाइवोर्स, हम लोग डाइवोर्स की कगार पे खड़े थे, ओके। तो ऑन द वर्ज ऑफ यानी कि किसी कगार पे खड़े होना, एंड ऑफ नो अवेल यानी कि व्यर्थ। नेक्स्ट इज नंबर 9, अ सोर पॉइंट। इसका मतलब होता है, एक तो सोर का मतलब होता है जैसे कोई फोड़ा फुंसी वगैरह नहीं हो जाती, तो उधर जो दर्द टाइप का उस सेंस के लिए यूज होता है सोर पॉइंट, जहाँ पे दुखता है, मतलब ये हो गया कुछ तो दुख रहा है, तो उसको बोलते हैं सोर पॉइंट। एंड अप्रिय विषय, इसका मीनिंग में से इस सेंस में यूज होता है, यानी कि कुछ ऐसी बातें जो आपको बुरी लग रही हैं, बुरी लग सकती हैं। एग्जाम मीनिंग देखें, समथिंग विच हार्ट और इज सेंसिटिव टू मेंशन, ऐसी कोई चीज़ जिसकी वजह से आप हार्ट हों, जैसे आपको कोई फोड़ा फुंसी वगैरह, तो वो सोर पॉइंट हो जाएगा आपका, यानी कि उधर दुखते हैं। बट एक फिगरेटिव सेंस में इस मीनिंग में यूज होता है कि जो आपको हार्ट करे, एंड जिससे जो बहुत सेंसिटिव हो मेंशन करने के लिए। एग्जांपल देखें, डोंट मेंशन हर डाइवोर्स, तो उसकी डाइवोर्स का मेंशन मत कीजिए, इट्स बिट ऑफ सोर पॉइंट, भाई एक सोर पॉइंट की तरह है जिससे भाई हार्ट होता है, ठीक है। देखें नेक्स्ट नंबर 10, लाइक अ फिनिक्स, आपने स्टोरी पढ़ी हो फिनिक्स, एक चाइना में शायद एक मिस्टिकल बर्ड होती थी, यानी कि पिछले ज़माने में पौराणिक स्टोरियाँ होती थी, जो कहानियाँ, पौराणिक कथाएं, मिथिकल स्टोरीज बोलते हैं जिसको। तो उस टाइम एक एनिमल होती थी, यानी कि बर्ड टाइप की होती थी, फीनिक्स, ठीक है। तो फीनिक्स की क्या होती है, डेथ हो जाती है, इसके बाद वह फिर से उठ खड़ी होती है। तो लाइक अ फीनिक्स इसका मतलब हुआ फिर से उठ खड़ा होना। आप एक बार पूरी तरह से हार मान चुके हैं, ऐसा हो नहीं, बट एक बार हुआ किसी के साथ था। फॉर एग्जाम्पल देखें तो होता है कई स्टूडेंट के साथ कि एक बार हुआ कि आपका स्कोर, आपने कोई एग्ज़ाम दिया एंड आप उसको 1 या 2 मार्क्स से चूक गए, एंड इसके बाद आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की, एंड आप अगली बार अटेम्प्ट किया, अटेम्प्ट में आपकी नेक्स्ट टाइम अंडर 10 रैंक आ गई, तो आप फिर से लाइक अ फिनिक्स, यानी कि आप एक बार फिर से जीवन में उठ खड़े हुए, तो विथ अ न्यू लाइफ, रिबर्थ और री इनकारनेशन, यानी कि एकदम फिर से शुरुआत करना एक नए जीवन की नई एनर्जी के साथ, तो उसको बोलते हैं लाइक अ फिनिक्स। सो लाइक अ फिनिक्स यानी कि फिर से उठ खड़ा होना, इसका मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। सो ये हुए हमारे 10 इडियम्स एंड फ्रेज कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज वर्ड सीरीज। सो वर्ड सीरीज का फर्स्ट वर्ड है ऑडेसिटी। इससे पहले अपन ने एक वर्ड पढ़ा था ऑडेशियस। ऑडेशियस यानी कि जो पर्सन बहुत ब्रेव है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑडेशियस, यानी कि जिसको एडवेंचर पसंद है। तो ऑडेसिटी सेम वर्ड है। अ विलिंगनेस टू टेक सम बोल्ड रिस्क, जिसको रिस्क लेना पसंद है उस, एंड इस टाइप की क्वालिटी को बोलेंगे ऑडेसिटी। तो इसका हिंदी तो याद नहीं रखना है अपन को इतना ज़्यादा। ऑडेसिटी यानी कि अ विलिंगनेस टू टेक बोल्ड रिस्क, यानी कि कठिन जो रिस्क होते हैं, यानी कि खतरे, जिसमें खतरे मोल लेने की क्षमता हो, जो खतरों को बहुत अच्छे से पार कर पाए, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ऑडेसिटी। एंड एक और इसका सिनोनिम देखें, यानी कि बोल्डनेस, जिसके अंदर बोल्डनेस है, यानी कि जिसमें क्षमता है सब कुछ झेलने की, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ऑडेसिटी। सिनोनिम देखें तो फर्स्ट है ब्रेवरी, जो बहादुर है, एंड इंट्रेपिडिटी, इसका मतलब होता है निडरता, जो किसी से नहीं डरता, यानी कि निडरता, ओके। एंटोनिम देखें तो कावार्डाइस, इसका मतलब अ पर्सन अपोजिट ऑफ ब्रेव, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कावार्डाइस या कावर्ड, जो कायर है, ओके। कॉशन, एक तो देखो ऑडेशियस का मतलब था कि जो खतरे लेना, जिसके लिए मतलब हंसी खेल लगता है, जिसके मतलब जो खतरे लेना पसंद करे। बट कॉशन वर्ड ऐसे पर्सन के लिए यूज होता है जो कॉशियस हो, जो मतलब सबसे बच बच के चलता हो, यानी कि सबका बहुत ही केयरफुली चलता हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं
कॉशन, ओके, एंड ह्यूमिलिटी जो बहुत विनम्र है। सो ये था फर्स्ट वर्ड। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज लिटिल। लिटिल मीन्स छोटा होता है, ये तो आपको आता है। एंड ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब होता है जो ट्रिवियल किसे बताएं। ट्रिवियल मतलब जिसका कोई इम्पोर्टेंस, ऑफ नो इम्पोर्टेंस या ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस, जिसका ना के बराबर महत्व है, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं ट्रिवियल। जैसे अपन ने आप लोगों ने वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी हुई तो उसमें कुछ ट्रिवियल रूट्स आती हैं, जिसमें इमेजिनरी रूट्स बोलते हैं जिसको, तो उसको ट्रिवियल रूट्स भी बोलते हैं। तो लिटिल, लिटिल मीन्स होता है थोड़ा। एंड सिनोनिम देखें तो बिट। बिट मीन्स टुकड़ा होता है। लिटिल मीन्स छोटा, तो छोटा टुकड़ा, टुकड़ा भी छोटा होता है। एंड फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट भी किसी चीज़ का टुकड़ा होता है। एंटोनिम देखें लॉट, जो बहुत सारी अमाउंट में है, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे लॉट। सो लिटिल, इफ यू आर कंप्लीट। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज नंबर 3, जो अपन ने कल भी पढ़ चुके थे, डैट इज सुपर एन्यूएटेड, जो सेवानिवृत्त हो चुका है, यानी कि ऑब्सोलीट, आउटडेटेड या फिर रिटायर्ड। एंटीक्वेटेड यानी कि जो एंटीक हो चुका है, या मतलब पुराने ज़माने का। ओल्ड फैशन, जो मतलब फैशन से ओल्ड हो चुका है। एंड इसके एंटोनिम देखें तो मॉडर्न है, जो अभी चल रहा है। एंड कंटेम्प्रेरी होता है, जब दो चीज़ें एक समान हो तो उनको बोलते हैं कंटेम्प्रेरी, ओके। सो ये तो अपन ने कल ही भी पढ़ा था। सुपर एन्यूएटेड यानी कि प्राचीन काल का, जो अब यूज में नहीं है, उसको बोलेंगे सुपर एन्यूएटेड। नंबर 4 इज यार्ड स्टिक। एक स्टिक होती है, एक गज नापने की, उसको बोलते हैं यार्ड स्टिक, बट इसको अलग सेंस में यूज करते हैं। इसका मतलब होता है मापदंड। कोई स्टैंडर्ड सेट किया जाए, जैसे कोई एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया जाए, जैसे कि रोहित शर्मा ने 264 रन का एक रिकॉर्ड, जिसको माइलस्टोन, या फिर जो अभी तक किसी ने एक बेंचमार्क सेट कर रखा है कि इस मार्क तक अभी कोई नहीं पहुंचा, तो एक टाइप से एक मापदंड है, जिसको बोलेंगे यार्ड स्टिक। एक स्टैंडर्ड ही सेट कर रखा है अलग से क्रिकेट में, तो ऐसे टाइप को बोलते हैं। बट ये मापने के सेंस में यूज होता है। एक तो मापने के होते, एक मतलब जो किसी ने अचीव नहीं किया उस सेंस में भी, एक नया रिकॉर्ड स्थापित कर देना उस सेंस में भी यूज होता है। नया जो, जैसे कि पहले 200 रन T20 में बना, एक मैं नॉर्म की बात कर रहा हूँ। पहले 200 रन एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी कि T20 में 200 रन बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा रन बन रहे हैं। बट आजकल ये नया नॉर्म बन चुका है। हाँ, देखें तो KKR जैसी टीम है तो बिल्कुल हर मैच में 200 क्रॉस कर रही हैं, तो ये एक नया नॉर्म बन चुका है, मतलब अब नॉर्मल हो चुका है। तो इस सेंस में होता है नॉर्म यूज। एंड गोज, आप लोगों ने रैन गोज पढ़ा होगा, इसकी स्पेलिंग इंपॉर्टेंट है, GAUGE, गोज। इसमें होता है मापना, ओके। बेंचमार्क, बेंचमार्क का मतलब भी होता है एक नया रिकॉर्ड टाइप का जो स्थापित किया गया है, ओके। एंटोनिम्स देखें तो फर्स्ट एवरेशन एंड डेविएशन। इन दोनों का मतलब होता है सेम, जिसका मतलब होता है एक रास्ते से भटक जाना, यानी कि आप एक सीधा जा रहे थे बट आपको ऐसा जाना था, बट आप उससे डेविएट हो गए, तो उसके सेंस में यूज करते हैं एवरेशन एंड डेविएशन। इन दोनों का मतलब सेम होता है। तो यार्डस्टिक का मतलब था एक अच्छा गोल सेट करना, या फिर मापदंड, इस सेंस में भी यूज होता था, कोई मापने के लिए कि कोई कितना अच्छा कर रहा है, तो मतलब कोई स्टैंडर्ड सेट करना, तो वो था यार्डस्टिक का मतलब। एंड इसके एंटोनिम हुए एवरेशन एंड डेविएशन, यानी कि अपने मार्क से विचलित हो जाना, ओके। सो दिस वाज नंबर 4 एंड नेक्स्ट इज नंबर 5, दैट इज असीट। असीट किसी चीज को मान लेना, यानी कि किसी चीज को एग्री करना, कोई डिमांड, रिक्वेस्ट और ट्रीटी, कोई संधि हो, रिक्वेस्ट कोई कर रहा हो या कोई डिमांड कर रहा हो, उसको मान लेना, इसका मतलब होता है असीट। इसका मतलब अपनी कंसेंट यानी कि सहमति दे देना। एग्जाम्पल देखें, कॉम्प्लाई, कॉम्प्लाई विथ रूल्स यानी कि नियमों का पालन करना। असेंट दे देना, तो ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। एंड कंसीड, कंसीड एंड असीट ये दोनों सिनोनिम्स हैं। तो कंसीड का मतलब ये होता है किसी चीज़ को मान लेना। एंड जैसे किसी ने आपके सामने शर्तें रखी, तो आप उन शर्तों को कंसीड कर रहे हैं, यानी कि आप उनको मान रहे हैं कि मैं वो फॉलो करूँगा, ओके। सो इस सेंस में इनको यूज करते हैं। एंड किसी काम के प्रति आपने असेंट यानी कि अपनी सहमति दे दी। कॉम्प्लाई एक्चुअली रूल्स के लिए यूज होता है कि आप कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनके साथ आप कॉम्प्लाई कर रहे हैं, उनका पालन कर रहे हैं, ओके। एंटोनिम देखें, फर्स्ट इज इम्पीड। इम्पीड मीन्स होता है बाधा बनना, ओके, किसी चीज़ को रोकना, ठीक है। फॉरवर्ड, किसी चीज़ से मना करना।
नेक्स्ट है डिनाउंस। डिनाउंस का मतलब होता है किसी को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना। एक जैसे होता नहीं है अनाउंसमेंट, तो वो अनाउंस मतलब कोई चीज़ लोगों को बताना, एंड डिनाउंस मतलब होता है किसी पर्सन को क्रिटिसाइज करना, तो डेट इज डिनाउंस, या किसी चीज़ को, तो डेट विल बी डिनाउंस। एंड डीमर, DEMUR, डीमर, डीमर जिसको मतलब होता है कि आप किसी चीज़ के प्रति आपत्ति जता रहे हैं, अपने मतलब आप अपना रिलक्टेंस, अपनी मतलब अनिच्छा उसके प्रति जता रहे हैं कि आप, या फिर किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं, उसके लिए वर्ड यूज होता है डिमर। ओके, सो ये हुए सिनोनिम एंड एंटोनिम्स ऑफ एसिड। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज नंबर 6 टॉक्सिक। टॉक्सिक तो आप लोग जानते होंगे, जो विषाक्त है यानी कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, एक टाइप से पॉइजनस यानी कि जहरीला है। सिनोनिम देखें तो डेडली, ओके, लीथल जो जानलेवा है। पर्नीशियस, आप लोगों ने पर्नीशियस एनीमिया सुना होगा, किस विटामिन की कमी से होता है ये आप लोग बताएंगे। वायरुलेंट यानी कि जो वायरस हेल्थ के लिए ख़राब होते, वायरुलेंट यानी कि जो ख़राब है। ओके, सो ये मतलब इसका नेगेटिव कोनिटेशन होता है, यानी कि नेगेटिव चीज़ों के लिए यूज होता है। एंड एंटोनिम्स होलसम है, जो हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। एंड हार्मलेस, जिससे कोई हार्म नहीं होती, तो वो हार्मलेस है, यानी कि वो भी अच्छा है। ओके, सो दैट वाज नंबर 6 टॉक्सिक। बढ़ते हैं अगले पे, दैट इज नंबर 7, दैट इज अलर्ट। अलर्ट मीन्स होता है सतर्क रहना, क्विक टू नोटिस एनी अनयूजुअल एंड पोटेंशियली डेंजरस और डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। ओके, जिसका मतलब होता है कि बाजफुल रहना, एकदम से चौकन्ने टाइप पे। ओके, सो अलर्ट जैसे होते नहीं है, अलर्ट अलार्म वगैरह के लिए यूज करते हैं अलर्ट। ओके, जिससे आप सतर्क रहें। एग्जाम्पल देखें, परसेप्टिव, विजिलेंट एंड ऑब्जर्वेंट। कोई ऑब्जर्वेंट है, एंड विजिलेंट जो मतलब जैसे विजिलेंस का मिशन होता है, वो सब पर नज़र रखता है। एंड परसेप्टिव ये पड़ा बना है परसेप्शन से, परसेप्शन यानी कि चीज़ों को समझना, तो उस टाइप से इसको बना दिया परसेप्टिव, यानी कि इस सेंस में कि कोई चीज़ों को अच्छे से देख कर फैसले ले रहा है, तो उसको बोलेंगे परसेप्टिव। ओके, एंटोनिम देखें, इनडिस्क्रीट। डिस्क्रीट मैंने बताया था आपको, जो सोच समझ के किया गया, उसको बोलते हैं डिस्क्रीट, यानी कि लॉजिक लगा के। एंड इनडिस्क्रीट बिना सोचे समझे कोई किया गया काम, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे इनडिस्क्रीट। ड्राउजी एंड लेथार्जिक, ये वर्ड यूज करते हैं ऐसे पर्सन जो एक टाइप से अंदर से पूरे थक चुके हैं। ओके, उस सेंस में यूज करते हैं, यानी कि जो अलर्ट नहीं है, केयरफुल नहीं है एक टाइप से। ठीक है, तो उनके लिए वर्ड यूज करेंगे ड्राउजी, जो थक चुके हैं, एंड लेथार्जिक, जो एक टाइप से आलसी टाइप के पर्सन होते हैं। ठीक है, सो ये थे अलर्ट के सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, आपको समझ आए होंगे। नेक्स्ट इज नंबर 8 रिग्रेस। रिग्रेस जैसे होता है प्रोग्रेस। प्रोग्रेस मीन्स आगे बढ़ना, उसका जस्ट अपोजिट रिग्रेस यानी कि पीछे हटना, वापसी, यानी कि अपनी पिछली स्थिति में लौटना। दैट इज मीनिंग ऑफ रिग्रेस, रिटर्न टू अ फॉर्मर और लेस डेवलप्ड स्टेट, यानी कि आपको इधर है एंड आपको आगे जाना था, बट आप इससे पिछली पोजीशन पे आ गए इधर, तो इसको बोलेंगे कि रिग्रेस होना, यानी कि बैकस्लाइड, आप अपनी जगह से पीछे जा रहे हैं, यानी कि रिसीड होना। जैसे कि रिसीड सेंस में यूज करते हैं, जैसे कोई वाटर, कोई नदी चढ़ी थी, तो इसका पानी बहुत आगे तक जा चुका, अब उसका पानी रिसीड हो रहा है, यानी कि वापस अपनी जगह जा रहा है, तो डेट इज रिसीड। रिवर्ट यानी कि उसको पलटना किसी चीज़ को, और जैसे कि वो होता है नहीं रिवर्स, तो उस टाइप से याद रख सकते हैं रिवर्ट। ओके, एंड रिट्रीट, रिट्रीट जैसे सेना वगैरह आर्मी के लिए यूज करते हैं, रिट्रीट यानी कि पीछे हटना। ओके, एंटोनिम देखें तो स्ट्रेंथन, अपनी स्थिति को मजबूत करना, एंड डेवलप, विकसित होना। ओके, सो ये थे सिनोनिम एंटोनिम, याद रखेंगे। नंबर 8 रिग्रेस। नंबर 9 इज ऑब्स्टिनेट। कोई पर्सन ऑब्स्टिनेट है भाई, बहुत ज़्यादा हटी है, एक टाइप से जिसको बोलते हैं जिद्दी है, एक बार जो सोच लिया भाई करना है एकदम। वेरी डिफिकल्ट टू चेंज और ओवरकम, मतलब जो अपने फैसले से हटने वाला नहीं है। दैट इज स्टबॉर्न और एडामेंट, जो अटल है। ओके, जो फ्लेक्सिबल नहीं है, यानी कि जो आसानी से नहीं बदलता, दैट इज इनफ्लेक्सिबल। नेक्स्ट है टीनेशियस। टीनेशियस भी इस सेंस में यूज होता है कि ऐसा पर्सन जो अपने काम से पीछे हटने वाला नहीं है, एकदम से जो ठान लिया तो ठान लिया, उस टाइप के पर्सन को बोलते हैं टीनेशियस। चाहे आगे कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, मैं पीछे नहीं हटूंगा, दैट इज टीनेशियस। ओके, एंटोनिम देखें सबमिसिव,
जो सबमिसिव है यानी कि कैसी जो दूसरों की बात आसानी से मान लेता है, दब्बू टाइप का, ओके, उसको बोलते हैं सबमिसिव। प्लांट ये एक्चुअली पर्सन्स के लिए भी यूज होता है जो सबमिसिव टाइप के हैं, यानी कि जो फ्लेक्सिबल हैं, यानी कि जो चीज़ों के हिसाब से खुद को सेट कर लेते हैं, डेट इज प्लांट, ओके। नेक्स्ट इज अमेनेबल, जिसमें अमेंडमेंट की जा सके, तो डेट इज अमेनेबल, ओके। तो जैसे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें, तो मतलब जिसमें चेंज बन किए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ अपोजिट ऑफ ऑब्स्टिनेट। ऑब्स्टिनेट मतलब उसको चेंज नहीं किया जा सकता, उसके इरादों को जो उसने ठान लिया है। अमेनेबल तो उसमें चेंज किए जा सकते हैं, ओके। सो ये था नंबर 9 एंड पढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर 10 पे, डेट इज सोम्बर। तो ये होता है निराशाजनक, डेट इज ग्लूमी टाइप का, अंधकारमय, डेट इज डार्क और डल इन नेचर और टोन। तो दिस मीन्स सोम्बर, इसकी स्पेलिंग इज इम्पोर्टेंट, ओके। सो इसका मतलब हुआ ग्लूमी, एकदम अंधकारमय है, एकदम सोम्बर होता नहीं कि मतलब न चेहरे पे मुस्कान हो, मतलब एक टाइप से ऐसे रहें कि हमेशा दुख दुख की बातें करें, दैट इज सोम्बर नेचर, ओके। एंड मेलनकॉली, मेलनकॉली, ओके। तो इसका मतलब भी होता है दुखी, ये बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। एंटोनिम देखें, ब्राइट। ब्राइट मतलब एक तो जो लाइट वाला ब्राइट होता है, मतलब प्रकाशमय है ब्राइट, एंड और मतलब जो हैप्पी है उसके लिए भी यूज किया जाता है ये वाला ब्राइट। एंड जो बहुत चीयरफुल है, चीयरफुल भी यानी कि हैप्पी, ओके। सो दैट इज नंबर 10 हुए कंप्लीट हमारी बर्ड सीरीज के। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज फ्रेजर वर्ब्स। ब्रिंग अप, ये तो अपन ने कल भी पढ़ा था शायद, ब्रिंग अप यानी कि ब्रॉट अप, किसी का पालन पोषण करना, ये कल भी पढ़ा था। शी वाज ब्रॉट अप इन अ वेरी पुअर फैमिली, तो उसका पालन पोषण पुअर फैमिली में किया गया, ओके। नेक्स्ट इज नंबर 2, डेट इज कॉल ऑन। कॉल ऑन अ पर्सन, किसी पर्सन से भेंट करना या मिलना बहुत छोटे से समय के लिए, टू विजिट अ पर्सन, किसी पर्सन से मतलब थोड़े से समय के लिए मिलने जाना। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, दी पीएम विल कॉल ऑन दी फ्लड विक्टिम्स टुमारो, तो पीएम जाएंगे कल और फ्लड विक्टिम्स, जो फ्लड की वजह से लोगों अफेक्ट हुए हैं, उनके साथ उन मतलब थोड़े समय के साथ उनके भेंट करेंगे, ठीक है, थोड़े समय के लिए। तो डेट इज कॉल ऑन यानी कि पर्सन से मिलने जाना। एंड एक और होता है कॉल एट, सो यह है कॉल एट। कॉल एट मीन्स होता है कोई प्लेस विजिट करना, कॉल ऑन यानी कि कोई पर्सन से मिलना, एंड कॉल एट कोई पर्सन या के घर वगैरह, मतलब किसी प्लेस को विजिट करना छोटे समय के लिए, ओके। लास्ट संडे आई कॉल्ड एट योर प्लेस बट यू वर नॉट एट होम, लास्ट संडे मैं तुमसे मिलने तुम्हारे घर गया बट तुम वहाँ नहीं थे, ओके। नेक्स्ट इज कॉल फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है कोई चीज़ के लिए डिमांड रखना, ओके, टू डिमांड एक आंसर या एक्सप्लेनेशन। कॉल फॉर एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कॉल फॉर यानी कि मांग करना। दिस इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर कॉल्स फॉर स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट हर, तो जो उसका इर्रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है, तो ऐसी मांग की जाती कि उसके खिलाफ, उसकी वजह से उसके खिलाफ लोग ऐसे मतलब उसका जो बिहेवियर है भाई मांग करता है कि उसके खिलाफ एक्शंस लिए जाएं, स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं, ठीक है। आप लोग समझ रहे होंगे मीनिंग। कॉल्स फॉर यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ को डिमांड करती है एक तरह से कि ऐसा हुआ है अगर, तो उसके खिलाफ एक्शन लिए जाने चाहिए, ठीक है। आप समझे मीनिंग। तो मैं तो कौन भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। कॉल फॉर यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ को कॉल फॉर करती है, तो उसका रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर काय को कॉल फॉर करता है, यानी कि उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन को, ठीक है। तो उसकी वजह से कि उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जाएं जो उसने मिसबिहेवियर किया है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो किया है, ओके। सो दैट वाज नंबर 4 एंड लास्ट इज नंबर 5, दैट इज कॉल फोर्थ। इससे पहले अपन ने पढ़ा था एक और ब्रेक फोर्थ, याद हो आपको, उसका मीनिंग क्या होता है कमेंट में बताइए। एंड इसका मीनिंग देखें तो टू प्रोड्यूस अ रिएक्शन और एलिसिट, ओके। तो कॉल फोर्थ का मतलब होता है कोई प्रतिक्रिया देना, प्रतिक्रिया पैदा करना। एग्जाम्पल से सबसे अच्छी समझ में आएगा, द न्यू लैंड एक्विजिशन बिल, जो नया बिल आया है लैंड एक्विजिशन बिल, कॉल फोर्थ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन, तो उसकी वजह से लोगों में एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस लोगों में उसने पैदा की हैं, ओके। सो इस टाइप से कॉल फोर्थ का मतलब कोई चीज़
रिएक्शंस मतलब को किसी के लिए रिएक्शन पैदा कर रही है, कोई मतलब बेल वगैरह या फिर और कोई भी चीज़ हो सकती है इधर, तो उसके लिए वर्ड यूज होता है कॉल फोर्थ। ओके, याद रहेगा, कॉल फोर्थ यानी कि किसी के प्रति प्रतिक्रिया पैदा करना। सो ये थे फ्रेजल वर्ब्स, कंप्लीट हुई 5। नेक्स्ट है फिक्स्ड प्रीपोजिशंस। फर्स्ट है अम्यूज्ड एट, ये तो कल पढ़ा था, किसी पर हंसना मजाक उड़ाना। अम्यूज्ड विथ, ये भी पढ़ा था, किसी चीज़ का आनंद लेना। ये नेगेटिव कॉन्नोटेशन होता है एंड दिस इज पॉजिटिव वन। ओके, सो ये तो अपन ने पढ़ चुके थे। थर्ड इज आंसर टू सम पर्सन, ये भी कर लिया था। आंसर फॉर, ये भी कर लिया था यार, मतलब आज तो सेम है, कर ली जैसे। अकाउंट फॉर, कारण बताना। ओके, तो ये तो अपन कल ही कर चुके थे शायद, तो गलती से लग गई है पुरानी स्लाइड। और फॉर इट आई एम सॉरी, बट आगे देखते हैं ये क्या है। ओके, यूजफुल वर्ड्स फॉर क्लोज टेस्ट, क्लोज टेस्ट के लिए देखते हैं। आर्टफुल, आर्टफुल ये होता है चतुर के सेंस में, जो मतलब वो चालबाज टाइप का है, उसके लिए वर्ड यूज करेंगे आर्टफुल। मोस्टली ये नेगेटिव कॉन्नोटेशन होता है, जैसे स्किलफुली स्पेशली इन अ ट्रिकी वे, जो मतलब थोड़ा सा ज़्यादा नहीं होता, इसका मतलब देखें तो स्लाइटली नेगेटिव होता है। तो ट्रिकी वे में जो आर्टफुल हो, मतलब थोड़ी सी चालबाजियाँ यूज करें, डेट इज आर्टफुल पर्सन। ये मतलब कोई कला के सेंस में नहीं है, बट ओनली ये चतुर है, मतलब वो उसको आर्ट आती है, कला लोगों को थोड़ा सा मतलब सॉरी पागल बनाने की, जो कनिंग हो। ओके, ही वॉज आर्टफुल एंड कनिंग, आई डिड नॉट रियली ट्रस्ट हिम। तो भाई आर्टफुल है, चालबाज है, एंड कनिंग चालाक, तो मैं उस पर विश्वास नहीं करता। तो आर्टफुल यानी कि जो चतुर चालाक हो, डेट इज आर्टफुल। आर्टिस्टिक, ये होता है कला से संबंधित। आर्टिस्टिक यानी कि कला से संबंधित, रिलेटेड टू आर्ट और क्रिएटिविटी। एग्जाम्पल देखें, सी कम्स फ्रॉम वेरी आर्टिस्टिक फैमिली, बाय एक मतलब ऐसी फैमिली बैकग्राउंड से आती है कि उसकी फैमिली में हर कोई मतलब कलाकार था, यानी कि आर्ट से रिलेटेड पर्सन थे। ओके, सो आर्टिस्टिक, कला से संबंधी। आर्टफुल, कोई पर्सन कनिंग है। ओके, डेट इज आर्टफुल। आर्टिस्ट यानी कि कलाकार, आर्टिस्ट से बना है यहाँ वाला आर्टिस्टिक। ओके, आर्टिस्ट होता है कलाकार। अ पर्सन हु क्रिएट्स आर्ट, स्पेशली विजुअल आर्ट। ओके, सो उसके लिए यूज होता है आर्टिस्ट। जैसे रहते नहीं बढ़िया ड्राइंग बनाएंगे, कोई रंगोली वगैरह, सो डेट आर आर्टिस्ट। या फिर और कोई मिट्टी के पॉट वगैरह बनाए, सो डेट इज आर्टिस्ट। ही बिकेम अ फुल टाइम आर्टिस्ट इन 1929। ओके, सो दिस इज सिंपल वन एग्जाम्पल। आर्टिस्ट, कलाकार, याद रहेगा। एंड नेक्स्ट इज आर्टिसन। आर्टिसन होता है शिल्पकार। आ स्किल्ड वर्कर हु क्रिएट थिंग्स बाय हैंड, ऐसे पर्सन जो हैंड से बनाते आर्टिसन होते हैं। जैसे कि जो फैब्रिक वगैरह से कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी वगैरह होती है, तो ऐसे पर्सन को बोलते हैं। या फिर कोई खिलौने वगैरह बनाए, या ऐसे, या फिर कोई लकड़ी से कोई आर्टिस्ट मतलब हाथ से काम करके कुछ अनोखी आर्ट बनाए, ऐसे पर्सन को बोलेंगे आर्टिसन। एंड आर्टिस्ट एक मतलब ये देखने में सुंदर चीज़ें हों, स्पेशली ड्राइंग वगैरह से रिलेटेड, उनको बोलते हैं आर्टिस्ट। ओके, एंड आर्टिसन जो स्किल्ड हो हाथ से चीज़ें बनाने में, डेट इज आर्टिसन। ओके, सो दिस आर इम्पोर्टेंट वर्ड्स फॉर क्लोज टेस्ट। सो इधर हुआ हमारा आज का लेक्चर ख़त्म। एंड सॉरी फॉर जो फिक्स्ड प्रीपोजिशन है, मुझे लगता है शायद वो पिछले के ऐड हैं, या फिर मैं अच्छे से कर नहीं पाया, स्लाइड नहीं बना पाया, सॉरी फॉर डैट। ऐसा होता है यदि, तो मैं वो नेक्स्ट में कंप्लीट करवा दूंगा यदि कोई छूटते हैं। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नंबर 10 में कल अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड पढ़ते रहिए। टाटा, बाय बाय।